Hello everyone, welcome to Deepshikha IAS Academy. As you all know that we have started this initiative in which we are helping our students with some of the basic books जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है which we have started. So this is the lecture 2 for that book और अगर आपने previous lecture नहीं देखा है so I would suggest कि पहले आप वो देखें and साथ में you can continue with the series. So let us begin with the lecture 2. Fine. So this is the lecture 2 of this series. Now let me tell you about some of the preview in what we discussed in our previous lecture. जो previous lecture था उसमें we talked about the charter acts. हम जो है historical background पढ़ रहे हैं fine जो कि लक्ष्मीकांत में given है and इस historical background में you have to study some of the acts and regulations that were made by the British government of that time जो कि किसको regulate करना चाह रही थी. It was regulating the ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस टाइम पर इंडिया को रूल कर रही थी. सो उसने उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए थे जिनको चार्टर एक्ट्स कहते हैं. सो दीज वर फ्रॉम 1773 टू 1853. ऑलराइट. सो दीज एक्ट्स वर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी और इसी टाइम तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा. आफ्टर दैट इट वॉज शिफ्टेड टू द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अज्यूम कर ली थी टू गवर्न इंडिया. वाई? बिकॉज इन 1857 आप ये हिस्ट्री में पढ़ोगे दैट इन 1857 देयर वॉज अ रिवोल्ट. फाइन. अब जब ये रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको लगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया को गवर्न करती रहती है सो देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट विल बी ओवरथ्रोन बाय दीज रेवोल्यूशनरीज. ठीक है. सो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरी अथॉरिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उससे ले ली खुद के पास. फाइन. सो कैसे ली? थ्रू एन एक्ट. सो द एक्ट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. फाइन. सो ये जो एक्ट था, अब यू कैन सी हियर दिस इज क्वीन विक्टोरिया. फाइन. क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पर शी वॉज रूलिंग इंग्लैंड. फाइन. सो उनके पास चला जाता है अथॉरिटी the governance of India. So this act provided that India henceforth to be governed by and in the name of her majesty. Fine. So East India Company से अब कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है पावर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास. Now what were the changes made in this Government of India Act? Now it designated, अब जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के उन्होंने क्या बना दिया? Viceroy of India. Fine. So the Governor General of India was designated as Viceroy now. Now this was the representative of the British Crown. जो Viceroy था उसको British Crown का representative बनाया गया. And who was the first Viceroy of India? It was Lord Canning. Fine. So 1858 में Government of India Act आता है. जो British government है पूरी authority लेती है, first Viceroy बनाती है Lord Canning को. All right. So this act it ended the double government system. So double government, so we studied it in the previous lecture. जो double government थी it was established in which act? So अगर आपने पिछला lecture देखा है so you can comment below कि जो double government थी वो किस act में establish करी गई थी. एक court of directors था, एक board of control था, उन दोनों को बनाया गया था. किस एक्ट में बनाया गया था? यू कैन कॉमेंट दिस. सो उस चीज़ को जो है इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिया बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ही चली गई है वहाँ से, तो उसको ऐसे डबल गवर्नमेंट और इन सब की कोई ज़रूरत अब नहीं थी. फाइन. देन इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस. जो न्यू ऑफिस था दिस वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS. ठीक है. अब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. ठीक है. सो डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी जा चुकी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. यू कैन सी दैट ही वॉज हैविंग द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. फाइन. सो जो एडमिनिस्ट्रेशन अब करने वाला है SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो लंदन में ही रह के इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला था. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को रूल कर रहा है, ब्रिटेन डायरेक्टली इंडिया को रूल कर रहा है यहाँ पे. ऑलराइट. सो दिस एक्ट वाज मोर अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर. ट्रांसफ़र ऑफ पावर कहाँ से हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास. ऑलराइट.
और क्या क्या चेंजेस थे, जो SOS था इसको मिला एक 15 मेंबर काउंसिल, ठीक है। सो इट वाज नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस 15 मेंबर। सो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी असिस्ट करने के लिए SOS को, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। नाउ दिस एक्ट वाज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि वाई इट हैपन, वाई रिवोल्ट ऑफ 1857 took place. So there were certain administrative things that were done during that time, during the time of East India Company, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल्स थे, उन सब ने उस टाइम पर कुछ अलग अलग एक्ट्स बनाए थे विच वर नॉट सूटेड टू द रूलर्स ऑफ दैट टाइम, जो इंडिया को प्रिंसली स्टेट्स में रूल कर रहे थे। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, काफ़ी नए एक्ट्स भी बनाए थे, जिसकी वजह से एक एंटायर जो है एरिया में रिवोल्ट हो गया था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था दैट अब हमें जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही करनी पड़ेगी, नहीं तो इंडिया भी हमारे हाथ से जाने वाला है। फाइन, सो दैट इज़ वाई दे टुक द इनिशिएटिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देन कोई सब्सटैंशियल वे में इसको कुछ चेंज नहीं करना चाहा था उन्होंने, उनको बस ये था कि इंडिया जो है हमारे पास रहना चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एक्ट ऑफ 1858। ऑलराइट, सो अब 1858 के बाद में क्या हुआ कि देयर वर सम एक्ट्स विच वर मेड, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि जो इंडियंस हैं जिनको अभी प्रॉब्लम है कि उनको कौन रूल कर रहा है या जो भी उनकी कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं, हम उसको थोड़ा ठीक करें, उनको भी थोड़ा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ें। सो इसके लिए दे मेड सर्टन एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वन वॉज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ऑलराइट, सो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल, बिकॉज दे वांटेड कि हाँ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन अब हम कर रहे हैं, दोबारा ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, इस वजह से हम कुछ ना कुछ जो है डेलीगेशन इनको भी करते हैं। सो व्हाट हैपेंड नाउ, द वाइसरॉय इट नॉमिनेटेड सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू हिज काउंसिल, ठीक है, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उसने अपने काउंसिल में नॉमिनेट किया। नाउ ही नॉमिनेटेड 3 इंडियंस। सी नाउ इंडियंस आर बीइंग एडेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। सो जो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 3 इंडियंस को जगह मिली। फाइन, कौन थे वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। दीज वर द 3 इंडियंस हु वर गिवन प्लेस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। किस एक्ट के थ्रू मिला? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फाइन, नाउ दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फाइन, डिसेंट्रलाइजेशन करा इस एक्ट ने। नाउ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक्ट ऑफ 1833 था, ठीक है, उसने फाइनल सेंट्रलाइजेशन कर दी थी। कैसे? बिकॉज इट टुक द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। फाइन, सो जो 1861 का ये एक्ट था, इसने क्या किया? इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। सो वापस से उन प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस कर दी। फाइन, नाउ अब जो ये लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन होना शुरू हुआ है, अल्टीमेटली 1937 आते आते जो है होते होते, मतलब अभी स्टार्ट हो चुकी है डिसेंट्रलाइजेशन, एंड 1937 आते आते उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना शुरू कर दिया था इन सारे प्रोविंसेस को, ठीक। सो 1858 आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, नहीं तो रिवोल्ट हो रहे हैं, नहीं तो हमारा इंडिया हाथ से जाएगा। फाइन, सो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डालनी शुरू करी कि हाँ इंडियंस को अपने साथ में हम रखते हैं। सो क्या किया उन्होंने? काउंसिल एक्ट बनाया 1861 में, जिसमें 3 इंडियंस को उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी, एंड ऑल्सो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, उनको उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी वापस करी। तो कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए। फाइन, अब जो बंगाल है एंड देन देयर वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपका वेस्टर्न इंडिया का एरिया, एंड देन पंजाब, दीज वर एस्टैब्लिश। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई इस जगह पर। देन ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यू मस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय to issue ordinances. Fine. Today also the president has the power under the Constitution of India to issue ordinance, ठीक है।
सो आज जो है जो आर्टिकल 123 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे जो है प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। सो जो ये ऑर्डिनेंस की पावर अगर हम देखें फर्स्ट टाइम जो वाइसराय को मिली है, ठीक है, वो किस एक्ट के थ्रू मिली है, दैट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ओके। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया, another important point that we must remember about this 1861 act was the recognition of portfolio system। portfolio system किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये एज इट इज़ पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग, फाइन। जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मिनिस्टर आपका रेलवेज देख रहा है, कोई मिनिस्टर आपका एजुकेशन देख रहा है, सो ये क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंट portfolios, these are the different departments that are assigned to certain different ministers, ताकि वो अपने अपने एरिया और उसमें खुद ही उसको मॉनिटर करे, एडमिनिस्टर करे। सो द फर्स्ट पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ओके, फाइन। नाउ इसके बाद में एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आया ऑफ 1892, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, ये क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट्स आ रहे हैं। सो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो इंडियंस हैं, जो एसोसिएट कर रही है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ, जो है मोर एंड मोर इंडियंस को एसोसिएट कर रही है। एंड इसी में अगर हम देखें तो जैसे 1892 का है इंडियन काउंसिल एक्ट, अगर इससे कुछ साल पहले देखें हम, सो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एस्टैब्लिश हो चुकी है, और उससे पहले भी काफ़ी एसोसिएशंस बन चुकी थी, जिससे कि पता चल रहा था दैट इंडियंस आर अवेयर कि उनके पास भी जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, एंड दे वर ऑल्सो डिमांडिंग सम रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उसके लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अलग अलग एक्ट्स में आप देखेंगे कि जो इंडियंस को है रिप्रेजेंटेशन दे रही है, प्रॉपर मशीनरी एस्टैब्लिश कर रही है कि देखो ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है विच विल मेक लॉज, ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। पहले ऐसा नहीं था, फाइन। सो वी विल सी दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें एक एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करता है, एक पॉलिटिकल जो है हमारा पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो वी विल सी दैट थ्रू दीज एक्ट्स ओनली दैट द फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, ऑलराइट। सो इसमें देखते हैं क्या क्या उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में, इसमें दे इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जैसे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बेसिकली इंडियंस को है, तो इंडियंस की जो है नंबर उन्होंने इंक्रीज किया गया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो भी दो लेवल पे, सेंटर पे एंड प्रोविंस पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी हुई थी, वहाँ पे दे इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस, बेसिकली द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। पर अपनी ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्होंने बना के रखी, दे मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी। नाउ the legislative councils were given the power of discussing the budget, ठीक है, and addressing questions to the executive। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बजट डिस्कस भी हो रहा है, पहले जो वो बना देते थे वही सब पे इम्पोज हो जाता था, फाइन। और तो अब क्या है, अब दे हैव गिवन द पावर कि हाँ ठीक है, हम आपको जो बजट है वो दिखाते हैं, आप इसको डिस्कस कर लीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो एड्रेस सम क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव कि किसको इतना बजट क्यों है, इतना क्या है, ठीक है। सो वो भी प्रोवाइड किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन बाय द वाइस राय ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो जो वाइस राय है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर पा रहा है। सो कौन कौन से हैं, अगर आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नॉमिनेट करवाना है, सो इट वाज नॉमिनेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव, कौन सी काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगर आपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना मेंबर भेजना है, नॉमिनेट कराना है, सो इट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़। सो एक तरीके से जो है नॉमिनेशन के थ्रू जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो अलग अलग जगह से, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मीन्स स्टेट, ठीक है। सो सेंटर इज सेंटर एंड प्रोविंशियल इज काइंड ऑफ स्टेट, ऑलराइट। सो दीज वर द टू इंडियन काउंसिल एक्ट्स, okay। now Morley-Minto reforms, or you can say Indian Council Act of 1909, जो कि famously known as Morley-Minto reforms। इसमें if you have noted this, जो मोरले है he was the Secretary of State at that time and Minto was the Viceroy, ठीक है। so these are two people, SOS and Viceroy, Morley-Minto reforms, Indian Council Act of 1909।
सो इसमें क्या है, सो इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड वही है कि हम हिस्ट्री को भी जानते हैं, तो हिस्ट्री में क्या चल रहा है उसके थ्रू हम इसको भी जान सकते हैं कि क्यों ये एक्ट्स आए, क्यों इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट सो टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इनको आप कंपार्टमेंटलाइज ना करें कि हाँ अभी मैंने हिस्ट्री करना है, अभी ज्योग्राफी करना है, ये सब कहीं अलग अलग हो रहे हैं. नो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो अगर कुछ पॉलिटी में हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये रिफॉर्म्स आए 1909 के रिफॉर्म्स आए, सो आप हिस्ट्री में देखोगे तो 1905 में देयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट. एंड उस टाइम पर क्या था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था. सो अगेन देयर वाज डिमांड कि स्वदेशी मूवमेंट, वी वांट मोर, वी वांट मोर. सो इस वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको कुछ प्रोवाइड करती थी. जब भी इंडियन जो उस टाइम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जब भी वो कुछ डिमांड करते थे तो उन्हीं के बेसिस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा करती थी, ठीक है. सो इट वाज लाइक दैट कि हाँ अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हाँ हाँ ये लो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. सो इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी को भी रिलेट करो कि उस टाइम पॉलिटी में क्या हुआ था, उस टाइम हिस्ट्री में क्या हुआ था जब इकोनॉमिकली ऐसा कुछ हो रहा था. ऑल राइट. सो नाउ विल स्टडी अबाउट द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म. सो व्हाट इट डिड, इट कंसिडरेबली increased the size of legislative councils. So both central and provincial legislative councils के जो members थे उनका number उसने increase कर दिया. It was increased from 16 to 60. And I hope कि आपको legislative council का मतलब समझ में आ रहा है, the law making body. All right. Now it retained the official majority. Fine, it retained the official majority in the central legislative council, but allowed provincial legislative councils to have non-official majority. अब वही बात है कि जो सेंट्रल है उसमें तो उन्होंने अपने मेंबर्स को ही ज़्यादा रखा, बट जो प्रोविंशियल यानी जो स्टेट लेवल पे थे उसमें उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बढ़ने दिया. फाइन. दे एनलार्ज्ड द फंक्शंस ऑफ दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ लेवल्स. कैसे एनलार्ज किया कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट. अगर आपको बजट में कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसके कुछ रेजोल्यूशंस आप मूव कर सकते हो. तो वही है कि धीरे धीरे उन्होंने सब पावर्स जो है ग्रांट करनी शुरू करी. ऑल राइट. सो इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स. नाउ दिस इज डिफरेंट. अर्लियर वी सेड कि जो प्रीवियस एक्ट था उसमें आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को बिठाया था, ठीक है, जैसे राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. सो दीज वर द इंडियंस, दे वर एडेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. पर इस एक्ट ने 1909 के एक्ट ने किस में ऐड किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया इंडियंस को, ठीक है. सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव बिकम अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इट वाज Satyendra Prasad Sinha. Fine, he was appointed as a law member. So this is important. Okay, this becomes important that he was added to the executive council. It's like कि जैसे कि एक तो है legislative body जैसे पार्लियामेंट, एक है प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट, ठीक है, जैसे कैबिनेट होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है. अगर उसमें जाएं तो उसमें ज़्यादा पावर है. सो ऑब्वियसली जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, he became the member of the executive council of the viceroy, so it was a big thing, ठीक है. ये कब हुआ? 1909 एक्ट में. All right. Now it introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Now separate electorate means कि जो मुस्लिम्स हैं only they can vote for the Muslim candidate, ठीक है. सो इस तरह की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है 1909 के एक्ट ने प्रोवाइड करी, ठीक है. दैट इज़ द रीज़न वाई जो मिंटो है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, दैट इज़ वाई मिंटो इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है. मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बिकॉज ही लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म थ्रू दिस एक्ट, ठीक है. उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया उसने. नाउ they also provided for separate representation to presidency, corporation, chamber of commerce. इनको भी अलग अलग काउंसिल में जगह दी. All right, so this was about the Morley Minto reforms. ठीक, ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? बेसिकली
कि इसने जो साइज़ इंक्रीज़ किया एंड ऑल्सो इट एडेड द कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। सो कम्युनल इलेक्टोरेट इसने ऐड किया एंड मिंटो वॉज नोन एज द फादर of the communal electorate. Fine. Now next was the Government of India Act of 1919. It was one of the important acts, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स ऑल्सो। सो नाउ इसमें थोड़ा बैकग्राउंड है कि इन 1917 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट डिक्लेयर्ड दैट द ऑब्जेक्टिव वॉज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि जो ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इट वॉज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, हम इंडियंस को थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट, जो भी आपको इलेक्ट करेंगे, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू देम। ऑल राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो इसी तरीके से ये कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाने की बात कर रहे थे, एंड ऑल्सो दैट इंडियंस विल बी रिप्रेजेंटेड मोर, ठीक है। नाउ क्या किया इस एक्ट ने, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सो मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन करी और ज़्यादा, ठीक है। इट स्टार्टेड इन द 1861 के काउंसिल एक्ट से, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे की, कि हम सेंटर एंड जो प्रोविंस है उसके सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। फाइन। सेकेंड, इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट प्रोविंसेस। नाउ व्हाट इज डायरकी? डायरकी इज डुअल रूल, ठीक है, रूल बाय टू। सो इसमें क्या था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाए एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। ट्रांसफर तो वो थे जो भी मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लॉ बनाएंगे इस पर। जो रिजर्व थे, रिजर्व्ड वर फॉर द गवर्नर, ठीक है, कि ये जो है ये गवर्नर के पास ही रहेंगे, सिर्फ इन पर सिर्फ गवर्नर ही लॉ बना सकते हैं, बाकी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उस पर कोई भी। सो डुअल रूल हो गया, इसलिए डायरकी किस में इंट्रोड्यूस करी, प्रोविंसेस में, ठीक है। किस एक्ट ने? 1919 के एक्ट में। ओके। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म होता है कि टू हाउसेस, ठीक है। इसने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इसको? दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। सो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय एन अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस, जो कि आज भी है, ठीक है। वी हैव एन अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एंड अ लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा। सो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? बाइकैमरलिज्म 1919 के एक्ट में, ठीक है। एंड द मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ऑल्सो कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस है, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम कब दे टुक प्लेस? डायरेक्ट इलेक्शन जो फर्स्ट है कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शंस। पहले क्या हो रहा था? पहले नॉमिनेशन से आ रहे हैं जो इंडियन मेंबर्स अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बन रहे हैं ना, दे वर कमिंग थ्रू नॉमिनेशंस, ठीक है। बट डायरेक्ट इलेक्शन यानी वोटर्स होंगे एंड वो वोट करेंगे, दैट हैपेंड इन द 1919 एक्ट। और इसी के जो एक साल बाद मतलब 1920 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इन हिस्ट्री, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश इंडिया जब आया है तब से जो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुआ था, इट हैपेंड इन 1920, ठीक है। सो किसने डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया? इट वाज द एक्ट ऑफ 1919। ऑलराइट। नाउ इट रिक्वायर्ड, और इसने क्या ऐड किया कि 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, कि जैसे 6 मेंबर्स है ना अगर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 3 हम इंडियन रखेंगे, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो गई है। दैट इज़ वाई दे सेड कि 1919 में उन्होंने बोल दिया था ना कि आर पर्पज इज टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि हाँ बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। यही पीपल जो है आए और डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, एंड वी विल प्रोवाइड देम विद द अथॉरिटी। ओके। नाउ व्हाट एल्स दे इंट्रोड्यूस्ड? इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो कम्युनल अवार्ड था ना 1909 का, उसको एक्सटेंड किया किस किस के पास? सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो इन सब को भी जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर अबाउट डिवाइड एंड रूल,
ठीक है। सो जितने भी उनको अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, क्योंकि उनको दिख रहा था दैट इन द कमिंग पीरियड मे बी वी हैव टू लीव इंडिया, सो उससे पहले हम इसको अच्छे से तोड़ मरोड़ के डिवाइड करके जाते हैं। सो डिवाइड एंड रूल वॉज देयर। सो फर्स्ट जो है मिंटो ने इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर मुस्लिम्स, एंड सेकेंड में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस एंड ऑल अदर्स, उनके लिए जो है इसमें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। Now it granted franchisee to a limited number of people on the basis of property, tax or education. So what does this franchisee mean? That means कि जो direct election जैसे अभी जो है, अभी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है कि आप जो है कोई भी जो 18 ईयर्स एंड अबव है वो वोट कर सकता है, यूनिवर्सल है ये चीज़। बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही वोट करने का पहले अलाउड था। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, टैक्स है, एजुकेशन है, उसके बेसिस पे अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन ओनली वोट इन दीज इलेक्शंस, ठीक है, नॉट द एंटायर पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन, ठीक है, एक हाई कमिश्नर बनाया गया एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम फंक्शन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस थे ना, वो कुछ फंक्शंस अब एक हाई कमिश्नर को भी एक ऑफिस बनाया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सो एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है। अर्लियर व्हाट हैपेंड वाज कि जो बजट था वो एक सिंगल बजट बनता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेपरेटेड, प्रोविंशियल बजट अलग एंड सेंट्रल बजट अलग। नाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर आल्सो गिवन द राइट टू enact their own budgets. Now it provided for appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working. अब वर्किंग किसकी वर्किंग, जो एक्ट बनाया है, ठीक है, तो 10 साल बाद एक कमीशन बिठाएंगे एंड वो जो है इसकी वर्किंग कैसी रही, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन इसने प्रोवाइड किया, कैसा रहा, वो सब बताएगा, ठीक है। और वो जो कमीशन था इट वाज द साइमन कमीशन, जिसने इस एक्ट को स्टडी किया कि हाँ इसके क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या इसके जो है सही पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, वो सब उसने बताए। एंड फिर उसके बेसिस पे बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी एंड उसके बेसिस पे जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। सो दिस वाज 1919 एक्ट, फिर 1935 का एक्ट आता है। ओके, सो दिस एक्ट marked a second milestone towards a completely responsible government in India, ठीक है। It was a very lengthy act and a detailed document, 321 sections थे, 10 schedules थे, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सो उसमें जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, उनसे भी पूछा दैट ओके व्हाट आर योर डिमांड्स एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। सो एक तरीके का ये कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने दोबारा बनाया, पहले उन्होंने 1919 का एक्ट बनाया और फिर उसमें जो कमी थी उसको इसमें पूरा किया, फाइन। So they provided for establishment of an all India federation, all India federation बनाई जिसमें provinces भी होंगे and princely states भी होंगी, all are the part of this federation, all India federation, ठीक है। It divided the powers between the center and the provinces, ठीक है। किस तरीके से, एक फेडरल लिस्ट बनाई, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई, एक कंकरेंट लिस्ट बनाई, ठीक है। सो दिस इज एज इट इज़ वी हैव इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास आज एक यूनियन लिस्ट है, देन देर इज़ अ स्टेट लिस्ट एंड देन देर इज़ अ कंकरेंट लिस्ट। सो ये सेम जो फ्रेमवर्क है 1935 से ही आया है, एक्ट ऑफ 1935 से, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है कि हमारे पास 3 तरीके की जो है लिस्ट है, ओके। देन देर आर रेजिडरी पावर्स। सो रेजिडरी पावर्स जो थी इस एक्ट ने तो वाइस रॉय को ही दी थी, बट एक्चुअल में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेजिडरी पावर्स किसको प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट के पास है हमारे यहाँ पर रेजिडरी पावर्स। ओके, नाउ इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस, डायरकी वही डुअल जो रूल था वहाँ से अबॉलिश किया एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। ऑटोनॉमी दे दी है कि हाँ ठीक है, अब आप अपने रूल अपने लॉज खुद बनाइए, यू आर फ्री टू डू दैट। एंड डायरकी मतलब अब वो गवर्नर के पास कुछ रिजर्व्ड है एंड आपके पास कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं रखा, ओके। एंड
क्या किया इसमें, मतलब वहाँ से प्रोविंसेस से तो डायरकी हटाई, बट किसको प्रोवाइड कर दी, सेंटर को. इट प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी टू द सेंटर. सो आपको ने बस ये याद रखना है कि 1919 एक्ट में डायरकी किसको प्रोवाइड करी गई थी, प्रोविंशियल जो आपके काउंसिल्स थे उनके पास थी डायरकी, एंड 1935 में उल्टा किया, सेंटर को दे दिया. ठीक है, एंड ये भी उल्टा है, जो लास्ट वाला एक्ट था उसमें बाइकैमरलिज्म किसके साथ था, सेंटर के साथ. इसमें इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म टू द प्रोविंसेस. ठीक है, सो दिस हैपेंड इन द 1935 एक्ट. सो मेन क्या है, मेन इसमें है कि आपकी 3 लिस्ट बनाई गई, और जो पहले प्रोविंसेस के पास डायरकी थी वो अब सेंटर के पास आ गई. ऑलराइट, नाउ इट फर्दर एक्सटेंडेड द, वही जो प्रिंसिपल है उनका कम्युनल इलेक्टोरेट का. ठीक है, सो दे एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल एंड दे प्रोवाइडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, separate electorate, to the women and the labor, and it also abolished the Council of India that was established in the Government of India Act of 1858. Council of India क्यों बनाई गई थी, 15 member council बनाई गई थी the Act of 1858 में, to assist, ठीक है, एडवाइज करने के लिए किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. सो वो अबॉलिश कर दी गई. एंड इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजिंग. अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. सो 1919 में थोड़ी कम थी, डायरेक्ट इलेक्शंस आए ना उसमें, सो उसमें थोड़ा कम था, एंड इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया कि ओके दीज पीपल कैन ऑल्सो वोट. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935. ठीक है, अब 1935 अगर हम सोचें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, एक्चुअली अगर आप इकोनॉमी, जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1930s में देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, सो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सभी डूब गए थे उस टाइम पर. सो इकोनॉमी, इट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली. सो उस इकोनॉमिक क्राइसिस में वो ना जाए, इंडिया ना जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया वाज जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दे एस्टैब्लिश्ड अ बैंक जो कि इस सब चीज़ को रेगुलेट कर सके कि हाँ ऐसा एक तरह का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस जो है यहाँ पर ना आए. सो दैट इज़ वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड. ओके, एंड ये जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसी तरीके की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, प्रोविंशियल जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है आज, एंड अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस. सो वो भी एस्टैब्लिश किया गया था. एंड ऑल्सो अ फेडरल कोर्ट. ठीक है, फेडरल कोर्ट वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1937. ठीक है, सो ये 1935 का एक्ट है. एंड इसी एक्ट के ऊपर जो है अ लॉट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन डायरेक्टली टेकन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये मेजर पोर्शन है बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत ही लेंदी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस है जो एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं. फाइन, ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द 1935 एक्ट. ऑलराइट, सो फाइनल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो इट वाज सिंपल. इसने जो ब्रिटिश रूल है उसको एंड किया. ठीक है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड सोवरन. अब इसमें जो है देखने वाली चीज़ है दैट सोवरन स्टेट. अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रियम्बल आएगा, उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है सोवरन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सोवरन, ये हम प्रियम्बल में अच्छे से समझेंगे. ठीक है, विच विल बी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिलिम्स एज वेल एज योर मेन्स, बिकॉज मेन्स में भी वेन एवर यू आर कोटिंग एनीथिंग, सो आप सोवरन स्टेट अगर मैंशन करते हो सो यू मस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब कि किस तरीके की सोवरन स्टेट की हम बात कर रहे हैं. फाइन, इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया. 1947 का जो एक्ट था पार्टीशन हो गया था. अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय. ऑब्वियसली अब वाइसरॉय की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ब्रिटिश क्राउन जो है वो अब नहीं रहेगा. ठीक है, इंडिया के ऊपर उसकी अथॉरिटी नहीं रहेगी. empowered the constituent assemblies of the 2 dominions to frame and adopt any constitution. अब 2 डोमिनियंस बन गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो उन दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज है उनको पावर दी कि हाँ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए एंड देन अडॉप्ट इट एंड एक्ट इट. ठीक है, एंड उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को फॉर द टाइम बीइंग अथॉरिटी दी कि हाँ यू कैन ऑल्सो एक्ट एज अ पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट नहीं किया जाता. फाइन, देन इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके कुछ डील्स थे विद द प्रिंसली स्टेट्स
एंड सम ट्रीटीज़ वर ऑल्सो देयर विद द ट्राइबल एरियाज, तो वो सब अबॉलिश किया गया. नाउ दे वर ग्रांटेड फ्रीडम, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर ग्रांटेड फ्रीडम एंड दे वर फ्री टू ज्वाइन एनी डोमिनियन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन फ्री. ठीक है, ये उनको ऑप्शन दिया गया था इन द 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन. ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो तब तक आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उससे अपने आप को गवर्न करो. एंड इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड. जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, जिस एरिया को जिस जगह को वो रूल करते थे, सो एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो टाइटल जो है उससे ड्रॉप किया गया. एंड नाउ इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, इट वॉज अ सॉवरेन स्टेट. Fine. So this was all about the historical background, that how the constitution that we know today came into being. What were the acts, what were the things that happened that influenced it. So we are following the Lakshmikant book, and Lakshmikant book में historical background ये थोड़ा दिया हुआ है. If you open up the book now, तो आपको पढ़ना जो है easy हो जाएगा, because we have already discussed it in very much detail. ठीक है, अब हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं. सो विल स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आज प्रेजेंट स्टेट में कैसा है. फाइन. सो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ये आपको हेल्प कर सके, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू.